इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर अशोक दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चेयरमैन हैं वीरांगना अवंतीबाई ग्रुप ऑफ एजुकेशन की, साथ ही ग्रुप की प्रिंसिपल महोदया भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती दीप्ति मिश्रा जी। सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। छतरपुर है, ये जो बुंदेलखंड है, वीरों की तो भूमि है ही, लेकिन हम शिक्षा जगत की बात करें, जब शिक्षा के लिए हम कहें कि पलायन तो यहाँ पर होता ही था, लेकिन उतनी अच्छी शिक्षा नहीं होती। तब बात कर रहे हैं हम 1991 की। क्या ये सही है कि 1991 में आपने बुंदेलखंड में, इस छतरपुर में शिक्षा की नई बुनियाद रखी है? आप ही ने शुरुआत की थी जी। माइक लीजिए। क्या 1991 में जो शिक्षा की बुनियाद छतरपुर में आपने ही रखी थी? तो कैसे आपके मन में कैसे आया? क्योंकि ये तो उस समय ऐसा था ना कि पानी की कमी है ना, और छतरपुर या बुंदेलखंड पलायन के लिए जाना जाता था। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं उनके बच्चे शिक्षित हों, पढ़े लिखें और पलायन ना हो, यहीं रहें, तो आपके मन में विचार कैसे आया है? जी, मैं सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी को चरणों में नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। यह प्रेरणा मेरे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय बद्री प्रसाद दीक्षित जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, जो कि 79 में खत्म हो चुके थे। उनका रुझान शिक्षा के साथ साथ खेल और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा था जी। रहे वो राजनीतिक भी रहे, मगर उन्हें शिक्षा को सर्वप्रथम 1960-65 में एक हमारा गांव है ग्राम औरदमऊ, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, यूपी का बॉर्डर है, छतरपुर जिले का लास्ट गांव लगभग पड़ता है और मिल किनारे का। मेरे पिताजी ने उस समय प्राथमिक शाला जन सहयोग से शुरू की थी, जबकि कोई शिक्षा को उस समय नहीं मानता था। वहाँ के लोग मजदूरी और जो भी खेती से ही अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और शुरू से भी रहा। उस समय उन्हें एक प्राथमिक शाला का प्रारंभ की, उसके बाद वो मिडिल स्कूल तक रहे। मिडिल स्कूल के बाद शासन के द्वारा जो जागरूकता आई और शासन ने उसको एक शासकीय मिडिल स्कूल के नाम से संस्था शुरू कर दी और वहाँ उन्हें वो की। इसके बाद मेरी एजुकेशन शुरू हुई और 91 में मैंने MSc करने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का भविष्य, यहाँ के बच्चों का भविष्य, हम तो जैसे तैसे करके गांव से पढ़ के लिख के आए। महाराजा कॉलेज से मेरी एजुकेशन हुई, BSc MSc। इसके बाद मेरे मन में एक विचार आया कि शिक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि पिता का था। उस समय मैंने एक प्रण रखा कि मैं इसको माध्यमिक शाला तक तो पिताश्री गवर्नमेंट बना गए थे, इसको एक +2 हायर सेकेंडरी में स्वर्गीय पंडित BP दीक्षित हायर सेकेंडरी स्कूल 93 में मैंने प्रारंभ किया। उस समय लोग जानते थे कि कैसे होगा, कैसे चलेगा। धीरे धीरे करके एक स्कूटर से हम गांव-गांव जाते थे, 50 रुपये का पेट्रोल डलाते थे और गांव-गांव से बच्चों को ले आते थे। उस समय उस स्कूल की तादाद 94 में, उस समय 95 में सुभाष यादव जी डिप्टी CM थे और BP मौर्य साहब राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के थे, विद्यावती चतुर्वेदी जी थी, अखंड प्रताप सिंह जी भी थे मिनिस्टर। उस समय मैंने B.Ed किया। उस समय मैंने प्रारंभ किया वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग, करीब एक पहाड़ी थी वहाँ पर, वीरान पहाड़ी थी, गड़ी कहती थी जिसको। वहाँ पर पत्थरों से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं निकलता था, गिरता था, मतलब ऐसी चट्टानें थी वहाँ पर। तो ट्रैक्टरों से जैसे करके हमने उस पहाड़ी पर एक करीब 12 कमरों का स्कूल बनाया। मंदिर के सामने एक स्कूल बनाया और उसको +2 ही हमने शुरू किया। उसको देखते देखते आज हजारों, बुंदेलखंड के अंदर हजारों बच्चे हमारे शिक्षा कर्मी, उस समय दिग्विजय सिंह CM थे, तो शिक्षा कर्मी पहली निकली। तो हमारे यहाँ से कम 100-200 बच्चे, और हमीरपुर, महोबा, बांदा, यहाँ कहीं नहीं था प्राइवेट। उस समय मेरे समझ में छतरपुर जिले में भी ग्रामीण स्तर पर मुश्किल से विरले होंगे, प्राइवेट तो होगा ही नहीं, गवर्नमेंट के विरले स्कूल थे। तो उस समय हमारे यहाँ स्ट्रेंथ थी 1500 +2 में,
एक बार तालियां बजती हैं। हम बात कर रहे हैं दरअसल 1990 के दशक की, और जब सरकारी स्कूल नहीं हुआ करते थे तब एक प्राइवेट स्कूल का बड़ा स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया जी। और 1500 बच्चे थे साहब। 1500 बच्चे थे। और एक समय तो ऐसा आया था कि 1999 2000 में 2000 तक बच्चों ने, और वहाँ से शिक्षा कर्मी, पटवारी, इतने बच्चे हैं। कई बच्चों की शादी नहीं हो पाती थी पढ़ने के कारण, तो आज वो शादी है, बड़े बड़े पदों पे भी पहुंच गए वहाँ के लोग। कुछ लोग श्रेणी सुधार के बहाने वहाँ जाते थे, पर अच्छा स्कूल चला। फिर 2001 में प्रेरणा हुई कि यार ये कब तक चलेगा, हमें ग्रेजुएशन लाना चाहिए। जो भी छतरपुर जिले में ग्रेजुएशन भी उस समय 2001 में नहीं था। बीए, बीएससी, बीकॉम लोग चाहते तो और कॉलेज खोलते और स्कूल खोलते, पर हमने बीए, बीएससी, बीकॉम, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट लेकर आए, तो लोगों ने यहाँ हंसी उड़ाई। हमारे यहाँ के सब्जी भाजी बेचने वाले भी माइक्रोबायोलॉजी, बच्चे सब्जी भाजी बेचने वाले भी क्या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, महाराजा कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी नहीं, आप कैसे ले आए। पर ऐसी ईश्वर की कृपा, और गुरुदेव तो बाद में जुड़े हैं, उनका आशीर्वाद भी होगा। उस समय पिताश्री का तो आशीर्वाद था ही, परिवार का था। उस समय हमने 2001 में लोगों ने चक्का जाम किया कि महाराजा कॉलेज जैसे, उसमें महाराजा कॉलेज जैसे महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, वो आपके यहाँ कैसे आई। पर आई और हमने प्रारंभ की। 12 बच्चों से हमारा कॉलेज प्रारंभ हुआ, बीए, बीएससी, बीकॉम में मिला के। फिर धीरे धीरे स्नातकोत्तर बना। आज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, माइक्रोबायोलॉजी एमएससी, बायोटेक्नोलॉजी एमएससी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एमकॉम, एमए, एमएससी, करीब 15 सब्जेक्टों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय। बिल्कुल, ये दद्दा जी की कृपा है कि हाँ, जो सब्जी बेचने वाले हैं वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे और गढ़ेंगे भी। बायोटेक्नोलॉजी भी आपके कॉलेज में आपने शुरुआत हाँ, की थी। मैडम बैठी हुई हैं दीप्ति मिश्रा जी, डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी। मैडम, हम ये देख रहे हैं कि आप जैसे चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि जहाँ पर सरकारी स्कूल होना बड़ी बात होती थी, है ना, ये ऐसा नहीं कि रिस्क ले लिया था कि अरे पैसे लगा देना, बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, और जब कॉलेज की बारी आई तो सीधे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो कि बड़े शहरों के लिए जाने जाती थी। सर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको दीक्षित जी का सफ़र बताती हूँ। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पंडित स्वर्गीय बीपी दीक्षित जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर उनका एक उद्देश्य था, या अवधारणा कह लीजिए, कि जो बच्चे बने वो इस प्रकार से बने कि उनका विकास बहुआयामी हो। मतलब ये सोच उनकी उस समय थी। उसी सोच को दीक्षित जी सुनते थे और उसको लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने जो स्कूल उर्दमऊ में स्थापित किया था, उसको भाई साहब ने जैसा कि बताया कि हाई स्कूल शासकीय के रूप में कन्वर्ट किया। उसके पश्चात दीक्षित जी की मतलब बीपी दीक्षित जी की इच्छा थी कि वॉलीबॉल को महत्व दिया जाए, बच्चों का खेल से विकास होगा। तो भाई साहब ने वॉलीबॉल राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी किया स्थापित। अपने यहाँ हर साल होता था। अभी कोरोना काल के समय वो बंद हो गया, 2006 से स्टार्ट हुआ था। ये भी एक छतरपुर जिले के लिए नई चीज़ थी। और उस टूर्नामेंट में महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी भाग लेते थे, और बहुत जगह से टीमें आती थी। बाकायदा 4, 5, 6 फरवरी को वो चालू रहता था। बहुत अच्छा छतरपुर के लिए एक कहना चाहिए इवेंट्स प्रोग्राम जैसा रहता था कि लोगों को एक बहुत मोटिवेशन रहता था कि अब जाना है, देखना है, खेलना है। उसके साथ शिक्षा के स्तर में भी भाई साहब ने बहुत काम किया। कि जैसे मैं तो वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय से 2004 से जुड़ी हुई हूँ। 2004 में भाई साहब ने 2001 में वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय यूजी और पीजी आर्ट, साइंस, कॉमर्स है, पीजी ऑल सब्जेक्ट में है, विशेष माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी। आप कभी आकर देखिए, मेरे यहाँ बहुत अच्छी लैब्स हैं जो अभी हो सकता है विश्वविद्यालय में ना हो, मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं है, पर हो सकता है। दूसरा ये कि महत्वपूर्ण इवेंट्स अभी ये है
कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ऑल सब्जेक्ट में रिसर्च सेंटर है। जितनी भी पीजी क्लासेस हैं उनमें रिसर्च सेंटर है। लेकिन वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय में इसी साल से 2025-26 से एजुकेशन में रिसर्च सेंटर बना और इसमें कम से कम 3 गाइड हैं वर्तमान में और 20 विद्यार्थियों का एजुकेशन में पीएचडी के लिए प्रवेश होना है। ये पूरे छतरपुर जिले के अब एमसीबीयू में जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें पहला महाविद्यालय वीरांगना अवंतीबाई ऐसा है तालियां बजते रहना चाहिए, इतनी बड़ी उपलब्धि है छतरपुर के लिए बनाया गया। दूसरा कि हमारे यहाँ पूरा वीरांगना अवंतीबाई पूरा जो ग्रुप है उसमें कम से कम 400 कर्मचारी हैं और उन 400 कर्मचारी में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। हमारी सोच ये रहती है कि मैं भी एक महिला प्राचार्य हूँ कि महिलाओं को जागरूक किया जाए और जागरूकता से क्या होगा कि सिंसियर भी हैं, काम भी करती हैं और दूसरी जो बच्चियाँ आती हैं वो भी मोटिवेट होती है कि हम भी पढ़ें, आगे जाकर हम भी ऐसा कुछ बन सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। 5,000 से 6,000 के करीबन मेरे यहाँ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं और बच्चों को विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा भी दे रहे हैं, जैसे वेब डिज़ाइन की परीक्षा दे रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टूरिज्म, आपका जैविक खेती कि जरूरी नहीं है कि पढ़ने के बाद आप सरकारी नौकरी ही करें, स्वरोजगार भी करें आप। तो ऐसे करके हम विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम भी अपने कॉलेज में चलाते हैं और इन सब पाठ्यक्रमों से बच्चों को आत्मनिर्भर होने का पहला संदेश देते हैं और महिलाओं को भी कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगी तो आपको रोजगार भी मिलेगा और एक अच्छी संस्कृति से और मेन ये कि नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्यों का विकास हो। अशोक दीक्षित जी, बुंदेलखंड छतरपुर वो इलाका जो आप खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा हुआ था, हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के बच्चे ज्यादातर बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, झांसी, भोपाल, इंदौर की तरफ जाते हैं। शुरुआत में काफी चुनौती हुई होगी आपको कन्विंस करने के बच्चों को कि छतरपुर में भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। जी, इसमें क्या हुआ कि बच्चे यहाँ के गरीब और निर्धन भी बहुत थे, बाहर जाके उतनी पढ़ाई नहीं कर सकते थे मगर इंटेलिजेंट थे। उनके माता पिता का ये था कि मजदूरी तो ज़्यादा थी, यहाँ पर लोगों का मजदूरी में था, पलायन था। जब हमने कॉलेज खोला तो हमको नहीं लगता था कि मैं ऐसे, पर बच्चों ने जो उत्सुकता दिखाई, बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारे बच्चे गए। आज हमारे यहाँ के बच्चे एसडीएम, आपके जज जो लॉ कॉलेज है और ये सब का जो भी रोजगार मुखी पाठ्यक्रम किया है, इसमें सबसे बड़ा किसी की भी यात्रा या संकल्प था वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की बहुत थी। जब मैं 2006 में परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी से जुड़ा तो दद्दा जी एजुकेशन को व्यवसाय नहीं बनाना। मैंने कहा दद्दा जी मैं क्या करूं? बोले आप एक काम करो बेटा, ऐसे पाठ्यक्रम ले आओ जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, आत्मनिर्भर बने। तो 2004 में मैंने बीएड कॉलेज यहाँ खोला। बीएड कॉलेज के साथ साथ 2006 में एक नौगांव में बीपी दीक्षित बीएड कॉलेज खोला। फिर 2007 में मैंने लॉ कॉलेज प्रारंभ किया वीरांगना अवंतीबाई। 2008 में मैंने नर्सिंग, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत कम नर्सिंग कॉलेज तो मेरे समझ में प्राइवेट नहीं थी। 2008 में जब मैं बीएससी नर्सिंग ले आया तो मुझे बच्चे नहीं मिल रहे थे फीस के कारण। तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को 50% छात्रवृत्ति दे के और बच्चों को करूंगा। तो उस समय मुझे 9 बच्चे करीब मिले और 9 बच्चे मिले तो मैंने उसको प्रसाद स्वरूप माना, क्योंकि परम पूज्य ने 2006 में छतरपुर में आके उसी कुर्सी पर बैठकर मुझे गुरु दीक्षा दी थी और उनकी प्रेरणा इतनी बड़ी कि फिर मैंने ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है, जो समाज हित के लिए, जो समाज के लिए चाहिए वो मुझे करना चाहिए और इसी पे मैं संकल्प होके चलता रहा। परम पूज्य एक ऐसे संत थे हमारे गुरुदेव, जो कि विश्व में कोई भी संत ऐसा संत नहीं हुआ है जिसने 136 सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्राभिषेक किया हो और जिसकी परंपरा को हमारे परम पूज्य के शिष्य मंडल, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपाती जी के शिष्य थे और धर्म सम्राट करपाती जी ने दीक्षा में उनको एक कहा था कि बेटा अगर भविष्य या देश का उज्जवल विश्व कल्याण करना है तो तुमको बेटा एक महायज्ञ रुद्राभिषेक 1.25 करोड़ करना है।
परम पूज्य ने 1980 में संस्कार राजधानी जो जबलपुर है वहाँ से प्रारंभ किया। उस समय आज तो राणा जी बहुत सारे संत के उसमें आए, मैं तो नहीं था उस समय। परम पूज्य ने जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का संकल्प लिया, तो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का संकल्प का मतलब यह है कि प्रतिदिन 18 लाख शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। 18 लाख प्रतिदिन, तब 7 दिन में आप 1.25 करोड़ कर पाओगे। परम पूज्य 5वें दिन तक मात्र 36 लाख पे 36 लाख कुछ समथिंग शिवलिंग ही बन पाए। तो परम पूज्य ने एक संकल्प लिया कि मैं नर्मदा जी में जाके नग्न अवस्था में और अपना समाधि ले लूंगा। तो वहाँ के कोई कलेक्टर साहब थे, तो वहाँ शुक्ल जी थे, वहाँ मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के। तो उस समय पूरे बच्चों की छुट्टी कर दी गई, घर घर से स्कूलों से पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। और 5वें दिन, 4 दिन में जा कंडीशन थी, 5वां 6वें दिन 1 करोड़ 27 लाख का संकल्प पूरा किया। उस समय परम पूज्य दद्दा जी की ऐसी धारणा बनी कि हम पूरे देश में जन कल्याण, समाज कल्याण, विश्व कल्याण। आज परम पूज्य ने जो विश्व स्तर पर प्रत्येक विश्व की जो जितनी आबादी है ना, उतने शिवलिंग 5.25 करोड़, 9.25 करोड़, और ग्वालियर यहाँ पर आपका इंदौर में 38 करोड़, हमारे छतरपुर में था उस समय नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह जी भी थी, और पज्जन चतुर्वेदी जी उस समय हम विधायक नहीं थे। हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया था, तो यहाँ भी 7 दिन में 32 करोड़ शिवलिंग निर्माण हुआ था। और उसका आज ये है कि विश्व कल्याण के लिए परम पूज्य जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, दद्दा जी के लिए हम देख पा रहे हैं कि आदर जो है यहाँ पर तमाम जो उनके अनुयायी हैं बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां दद्दा जी के लिए। इसके बाद परम पूज्य की आज तक भारत में कोई संस्थान नहीं थी। मैंने भी सोचा, मैं परम पूज्य के साथ 124 करोड़ पार्थिव शिवलिंग मैंने किए, साथ में पूरी भारतवर्ष की यात्रा की, अमरनाथ से लेकर नर्मदा परिक्रमा से। पर मैंने दद्दा जी से एक निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे संस्था खोलना है आपके नाम से। दद्दा जी ने कभी किसी को आदेश नहीं दिया, पर परम पूज्य की ऐसी कृपा, उन्होंने बेटा खोलना है तो क्या खोलूं? हम कि दद्दा जो आदेश। बोले बेटा ऐसा कोर्स खोलो जो बच्चे भोपाल इंदौर जाते हैं। तो मैं क्या करें दद्दा? बोले इंजीनियरिंग कॉलेज। अब 2009-10 में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना मतलब अपने आप को समझ कर लेना था। कैसी स्थिति में हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, क्योंकि 1995 से इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रृंखला हुई और 2009-10 में 210 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो गए थे मध्य प्रदेश के अंदर। कठिन था, राय कठिन थी, पर परम पूज्य का आदेश था। परम पूज्य ने खुद शिलान्यास किया, खुद आके 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया। आज बुंदेलखंड क्या, आपका बांदा और पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। वासत हमारे छतरपुर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना नहीं हुई थी। हमारे कॉलेज के बाद 2015 में इंजीनियरिंग कॉलेज नौगांव में खुला। 2014-15 में जब छतरपुर में पंडित देव प्रभाकर शास्त्री इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ हुआ, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी मुश्किल से हमारे पास 105 बच्चे 6 ब्रांचों में हुए। पर धीरे धीरे आज वहाँ फार्मेसी हो गया, आज वहाँ पर बीएड हो गया, आज वहाँ बीएससी बीएड जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, आईटीआई जो कि रोजगार मुखी पाठ्यक्रम है। क्योंकि गुरुदेव की इच्छा थी कि बेटा रोजगार मुखी पाठ्यक्रम, उसको व्यापार मत बनाना। और मैंने परम पूज्य को ही मान के जो कुछ मैं आज भी कर रहा हूँ, मैंने निर्धन, वहाँ पर आज निर्धन भोजनालय है। आप कोई भी बच्चा चला जाए हमारे, पर निर्धन बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है पंडित देव प्रभाकर शास्त्री में। क्योंकि परम पूज्य दद्दा जी ने हमेशा ही जो भी लाखों लोग, आप भंडारा हम लोग चाहे 5,000 का करें चाहे 10,000 करें, पर लाखों लोग आके बैठ के, दद्दा जी ने कभी भी किसी सनातन धर्म को बढ़ाया, उन्हें कभी किसी धर्म या किसी उसके प्रति उनकी वो नहीं रही। उन्हें कभी राजनेता, कोई भी राजनेता हो, एक मंच पर उनके साथ बैठा और उन्हें सभी को आशीर्वाद दिया। और उन्हीं की कृपा है आज छतरपुर में इतने सारे संस्थान जो प्रारंभ किए हैं वीरांगना ग्रुप ने, देव प्रभाकर शास्त्री इंजीनियरिंग कॉलेज हो, देव प्रभाकर शास्त्री फार्मेसी कॉलेज हो, देव प्रभाकर शास्त्री बीएड कॉलेज हो, आईटीआई कॉलेज हो, बीपी दीक्षित बीएड कॉलेज होगा हो। मैं छतरपुर जिले से बाहर मैं कभी काम ना करूंगा, ना करता हूं।
क्योंकि यहाँ के बच्चों को ही रोजगार मिले। यहाँ के बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर है और ये सब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो कुछ मैं हूँ आज यहाँ हूँ और जो भी रहूँगा परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की ही कृपा और पिताजी की प्रेरणा से ही हूँ, क्योंकि वो एक आदर्श थे, हमारे परम पिता थे। परम पूज्य दद्दा जी ने कभी शिष्य नहीं बनाई। आपको और मैं बता दूं, परम पूज्य दद्दा जी ने कभी भी शिष्य नहीं दी, कान नहीं फूकी। उनने पुत्र और पुत्र वधु, बेटा बेटियां बनाया है, परिवार बनाया है। आज दद्दा जी ने कभी भी कहा कि अर्पण से काम नहीं करना है, क्योंकि अर्पण में होता स्वार्थ, समर्पण से काम करना। आज दद्दा जी के लाखों शिष्य विश्व स्तर पर भारत में समर्पण के आधार पर काम करते हैं और सब अपनी अपनी जगह में सुखी हैं। सब उन्हीं की कृपा है और हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी, क्योंकि उनके परम पूज्य के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर अनिल शास्त्री जी भी इसी परंपरा को चलाए हैं। उन्होंने भी 1.25 करोड़ के 4 महायज्ञ रुद्र से कर लिए। उसमें सब उनकी कृपा है, उनकी प्रेरणा से आज हम दद्दा जी के प्रति आपके शब्दों में भी नजर आ रहा है कि आस्था और प्रेम जो है आप दिखाई दे रहा है। मैम, आपसे एक सवाल रहेगा डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी से। पढ़ाई का जिक्र करा, कोर्स का जिक्र हो गया, प्लेसमेंट को लेकर आप लोगों के यहाँ क्या है? क्योंकि ये पढ़ाई के बाद सबसे जो जरूरी सब जो रहता है रोजगार ही रहता है। प्लेसमेंट को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति प्लानिंग रहती है? जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे जो बहुत अच्छे निकलते हैं तो उनका छतरपुर थोड़ा सा आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो उनको ये लगता है कि मैं बाहर जाकर ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, कम समय में ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो वो बाहर जाने के लिए सोचने लगते। इसके लिए हम लोग रोजगार मेला लगाते हैं। रोजगार के अवसर उनको जो भी मिलते हैं, तो हम लोगों ने बच्चों को ऑनलाइन भी जोड़ रखा है कि डायरेक्टर साहब की सौजन्य से एमपी ऑनलाइन कॉलेज में ही स्थापित है, तो बच्चों को रोज ऐसी जो भी वैकेंसी आती है जिससे उनका सुधार हो सकता है कि वो जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उनको उपलब्ध कराते हैं। और प्लेसमेंट का तो ऐसा है, जैसा कि सर ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे आज बाहर चले गए हैं। यूजी पीजी करके भी बच्चे बहुत एमपीपीएससी में निकल गए हैं, यूपीपीएससी में। अब छतरपुर का तो ये शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है कि आप देखते ही होंगे बहुत सारे बच्चे नीट में निकलते हैं, जेई में निकलते, जेई एडवांस में निकलते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि छतरपुर ज़िले में स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी शिक्षा बच्चे प्रदान कर रहे हैं, तो वो अच्छी शिक्षा, बस डायरेक्शन देने की हम लोगों में क्षमता होना चाहिए। तो वो डायरेक्शन या काउंसलिंग कह लीजिए, हम अपने कॉलेज में बच्चों को देते हैं कि बेटा आपने बीएड किया है तो अब आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, आपने पीजी कर ली है तो आप एक काम कीजिए कि नेट कीजिए, जेआरएफ निकालिए और फिर पीएचडी कीजिए। तो बच्चों की रुचि के अनुसार जो भी अच्छा लगता है उसको हम उपलब्ध कराते हैं। और जो छतरपुर शहर में स्कूल है, तो जो बच्चे बहुत अच्छे काबिल होते हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल कहते हैं कि मैडम मुझे अच्छे बच्चे चाहिए जो टीचिंग कर सकें, तो हम उन बच्चों को वहाँ जाकर सजेस्ट भी कर देते कि बेटा आज शिलिंग होम में चले जाओ, एडी5 में चले जाओ, डीपीएस में चले जाओ। तो जहाँ जिसको रोजगार मिल जाता है वो कर लेते हैं। सर, बड़े ही संक्षेप में आप दोनों से जानना चाहेंगे कि जो वीरांगना अवंतीबाई ग्रुप एजुकेशन है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, बड़े ही संक्षेप में बताइएगा सर। अब मेरा तो उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा पे था। शिक्षा में तो पीएचडी भी एजुकेशन में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो मैडम डॉक्टर दीप्ति मिश्रा हैं, जो खुद पीएचडी हैं एजुकेशन से। वो आज सागर संभाग का पहला प्राइवेट कॉलेज है जहां पर इस साल से एजुकेशन में पीएचडी होगी। और मैडम को 20 छात्र भी यहाँ अवेलेबल हो गए हैं छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से। आगे स्वास्थ्य के लिए भी मैंने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की थी, उसके लिए हॉस्पिटलों से भी मैं जुड़ा। और ऐसी प्रेरणा हुई कि छतरपुर में जागरूकता तो आई गई, मेडिकल कॉलेज भी है, जब तक भी प्रारंभ हो जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा यदि अच्छा है, खेल में यहाँ एक बनर्जी टूर्नामेंट होता था, एक बीपी दीक्षित मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता था, जो कि 14 वर्ष लगातार ऑल इंडिया महिला पुरुष चला। वहाँ से स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं कि बच्चे खेलते कूदते, बाहर जाते प्लेटफॉर्म, हमारा स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान है। एजुकेशन तो लगभग पूर्ण हो चुकी है और जो कुछ बचा है तो मैडम के रहते हुए और सब्जेक्टों में पीएचडी, इनका माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पीएचडी लाने का है। जी, इसके बारे में हमारी सोच ये है कि हमारे यहाँ एलएलबी, एलएलएम्स वगैरह सभी कोर्सेस हैं,
तो मेरी सोच ये चल रही कि हम इतने मतलब हर बच्चा सीजे तो नहीं बन सकता है, तो बेस्ट ड्राफ्टिंग सीखे जिसमें वो किसी कोर्ट में जाके अपना रोजगार कर सके। और लॉ में भी अब मैं पीएचडी, अगर भगवान ने चाहा तो 1 साल के अंदर मैं लॉ के लिए भी पीएचडी करूंगी। और मेरा पहला उद्देश्य माइक्रोबायो में पीएचडी करना है मुझे, क्योंकि अभी जो विश्वविद्यालय है अपना महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर माइक्रोबायो में जो पीएचडी है एक सब्जेक्ट के रूप में होती है, लेकिन मैं उसको फुल फ्लैश वीरांगना अवंतीबाई में माइक्रोबायोलॉजी पीएचडी का करने का है। और अगर भगवान ने चाहा तो अभी मेरे और भी कुछ है, बच्चों में लेखन क्षमता का विकास हो, स्किल्ड हो बच्चे, चिंतन कर सके, इसलिए साल भर में एक पत्रिका का विमोचन वीरांगना अवंतीबाई से किया जाता है। इस पत्रिका का नाम ही पाखी है। पाखी का मतलब ये कि बच्चे स्वतंत्र माहौल में विचरण करके अपने मतलब ख्वाबों को पंख लगाकर ऊपर उड़ सके। तो इसके लिए बच्चों को एक ये पत्रिका देते हैं जो बच्चों के द्वारा स्वयं लेखन होती है, और वो अपने विचार और जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके सबके बारे में देते हैं। तीसरी चीज, हम अपने यहाँ के कुछ बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और विशेषकर लड़कियां जो हैं जो किसी कारण से हमेशा आकर ये कहती हैं कि मैडम पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, पापा ऐसा कर रहे हैं। अब पापा की कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उनके यहाँ आर्थिक प्रॉब्लम है और उनको कहीं से हालांकि शासन की योजनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि बच्चों को कई प्रकार के कहना चाहिए आर्थिक मिल रहा है पक्ष, लेकिन फिर भी वो चीज़ें मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, हो सकता है पेरेंट्स यूज़ कर लेते हों, फिर भी बच्चियाँ आ जाती हैं कि, तो मैं डायरेक्टर साहब दीक्षित जी से कहती हूँ कि सर इन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट आप एडमिशन करा दीजिए। तो ये मेरे से भी थक जाते हैं कि मैडम आप ऐसा क्यों करती है, हर बच्चे को कह देती है इसको पैसे कम कर दीजिए, इसको फ्री पढ़ा दीजिए। मैंने कहा देखिए अगर बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ने के बाद वो रोजगार लेगा, प्रतिदिन जो भी एक रोटी का निवाला खाएगा तो वो कहीं ना कहीं हमको धन्यवाद तो देगा, और वो धन्यवाद हमारे दादाजी को जाएगा। बिल्कुल, तालियां तो बजती हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।